मिला अपडेट कितना है मोबाइल खराब हो गया। तो शेयर जो किया हमने, अच्छा मैंने बताया था सभी लोग, क्या सभी लोग ग्रुप में हैं? बेस आपको बताता है, बेस में आपको पढ़ना क्या है, किससे रिलेटेड, कौन से टॉपिक से रिलेटेड। आए दिन जो बहुत सारी जो न्यूज आ रहे हैं, वास्तव में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो न्यूज करंट में जो चल रहा है, या जो नए इन्वेंशन हुए, नए टेक्नोलॉजी आई उसको। दूसरा कि उस टेक्नोलॉजी का बेस, ठीक है ना, उस टेक्नोलॉजी का बेस। जैसे मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो एयरक्राफ्ट से संबंधित जो नए नए आविष्कार हैं, या HAL ने कौन कौन से आविष्कार किए, DRDO ने कौन कौन से आविष्कार किए, किस टाइप के आविष्कार किए। मैंने आप लोगों को बताया था रेडार टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा संक्षिप्त जो है। तो रेडार जो भी है, रेडार में कुछ नए नए तरह के उपकरण आए, नई नई तरह की तकनीकी आई। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रेडार का बेस पूछेगा, रेडार किस सेंसर पर आधारित है, कुछ इस तरह की चीजें, या रेडार को ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता कहां से पूरी करनी होती है। जैसे मैंने बताया था आपको एक्टिव सेंसर है, तो एक्टिव सेंसर क्या करता है कि अपना जो है खुद इमिट करता है ऊर्जा को। और जो पैसिव सेंसर होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सेंसर। वो क्या है कि जो पैसिव सेंसर है वो सूर्य की ऊर्जा पर आधारित रहता है। सिंपल सी बात है कि रेडार जो है 24 आवर्स काम कर सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपनी ऊर्जा खुद इमिट करता है। लेकिन जो पैसिव सेंसर्स है, पैसिव जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या है कि वो सूर्य के ऊपर आधारित रहता है, मतलब बाह्य स्रोत के ऊपर जो है, बाह्य स्रोत उसका ऊर्जा का जो है उसका कोई बाह्य स्रोत है। इट्स डिपेंड अपॉन एनी अदर सोर्स, ठीक है ना, यह अतिरिक्त सोर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो यह हम लोगों को जानना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा चर्चा करूंगा, और चर्चा करने के साथ मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस नहीं लिखवाऊंगा, सिलेबस लिखवाने में काफी समय लगेगा। तो आपको मैं शेयर कर दूंगा, शेयर करने के साथ आप लोग उसको ले लीजिएगा अपने पास, जितने भी अब तक हैं आपके सिलेबस में। जैसे मैं थोड़ा सा नॉर्मल एक सार में बता दे रहा हूँ, एक सिमेट्रिकल जो चीजें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में, भारत में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत हुई, कैसे हुई, इसके नींव रखने का श्रेय किसको जाता है, कौन कौन सी परिस्थितियों से होते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे भारत में कदम रखा, आज़ादी के पहले की क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद की क्या स्थिति थी, ठीक है ना। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं का भी बड़ा महत्व है, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं में किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कब आया, ठीक है ना। मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद एयरक्राफ्ट या एविएशन टेक्नोलॉजी में हम लोग अपने कदम रखे। उसके बाद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो उपग्रही सेवा में हम अपने कब कदम रखे, कब किस तरफ गए। DRDO क्या है और इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसके क्या क्या जो है उद्देश्य हैं, ठीक है ना। इसरो क्या है, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी आयुध जो फैक्ट्रीज हैं, आयुध जो संस्थान, ठीक है, डिफेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, हम बात कर रहे हैं इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, साइंस एंड टेक इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर किन किन लोगों का योगदान रहा, उसमें भी क्या क्या पॉलिसीज रही, पॉलिसीज के अलावा जो है इनके राइट्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है इनके,
बहुत सारे चीज़ों के होते हैं, अपने अपने राइट्स होते हैं। बहुत सारे युद्ध के जो है जो योद्धे की जो सामग्री आप तैयार कर रहे हैं उनके अपने अपने अधिकार होते हैं, उनके अपने अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे सीमित युद्ध है, ठीक है ना, प्रॉक्सी वार है, छद्म युद्ध जो बोलते हैं। इसी में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या है, ठीक है ना, कोई बताए कोल्ड वार क्या है? मतलब व्यापारिक प्रतिबंधों को लगा के जो व्यापारिक प्रतिबंध सर व्यापारिक प्रतिबंधों को लगा के जो एक तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है एक दूसरे के ऊपर। कोल्ड वार आपको बताएं, कोल्ड वार शीत युद्ध क्या है? बिल्कुल, आप लगभग करीब में हैं। मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला ये युद्ध जो है शीत युद्ध। मस्तिष्क में इसका जो सबसे सटीक जो सेंटेंस है, जो उसका वाक्यांश है, कुछ इस तरह से है कि मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला जो युद्ध है वही क्या है? शीत युद्ध। अब मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध से मतलब यह है कि एक दूसरे को बिना डायरेक्टली अप्रोच किए, बिना डायरेक्टली उसको उसके सामने आए हुए किसी के प्रति साजिश, किसी के प्रति कुछ ऐसी डिप्लोमेसी नीतियां जिनसे उनका नुकसान हो, ठीक है ना, एक दूसरे का नुकसान। प्रतिस्पर्धी मैटर्स बीच में आते हैं, कॉम्पिटिटिव मैटर्स बीच में आते हैं कि प्रतिस्पर्धा के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थितियां। जैसे आप लोगों ने देखा 1945 के बाद से और 1992 तक सोवियत यूनियन, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कुछ इस तरह से शीत युद्ध चला, ठीक है ना। शीत युद्ध के भी कई मायने रहे, कई कारण रहे, वो सब चीजें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मेरे पास जो मुझे बताना है आपको, इसमें नेशनल सिक्योरिटी के भी कुछ पार्ट्स आएंगे आपके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा पार्ट जो मेरे पास रहेगी, और इसके अलावा IR की भी हम चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की चर्चा करेंगे। जब हम हथियारों की बात करेंगे तो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन की बात जो है वो करते रहेंगे साथ में, ठीक है ना। तो इस तरह से अच्छा, इसके अलावा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, ठीक है ना, परमाणु आपूर्तिकर्ता और इसके ऊपर का बैन लगा, क्यों बैन लगा, फिर और भी तमाम कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज कौन है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पद है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री में मिनिस्टर का पद कहाँ है, फिर उनके सचिव का सेक्रेटरी लेवल के पद कहाँ है, जनरल, फिर जितने भी हैं। पहले क्या होता था, बीच में आप लोगों ने देखा कहीं उसके अलग अलग चेंजिंग्स हुए। जैसे पहले जो है KM करियप्पा वगैरह कौन थे बताइए? नहीं, थल सेनाध्यक्ष तो यहाँ थे ही। आपका एक जो नया जो पद चलाया गया है जिस समय CDS, तो CDS का ही जगह वो था जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ शुरू में। सबसे पहले वह पद जो है CDS का जगह, तो उस पद की जगह CDS ने ले लिया, KM करियप्पा और मानेक शाह, इस तरह के ये लोग जो है उस समय। तो वो सब चीज़ें मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि CDS की जरूरत क्यों पड़ी, CDS के बारे में जो है क्या उनके लाभ हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी के तहत CDS के पद की जो है गठन किया गया, और फिर लेवल में बताते जाएंगे हम आपको कि कौन कौन से पद किस रूप में उनके घटते हुए क्रम में कौन है और बढ़ते हुए क्रम में पोस्ट वाइज, ठीक है ना, सबसे छोटा पद, सबसे बड़ा पद और तमाम चीजें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है। फिर CSIR के बारे में, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे उसमें पार्ट्स हैं, कौन कौन से उसके अंग हैं, कौन कौन से उसमें डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है साइंस एंड टेक इन इंडिया, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग व्यापक रूप से पढ़ेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको देखेंगे। तो जैसे तमाम तरह के सैटेलाइट प्रोग्राम जो चलाए गए भारत में, उसके बाद GSLV है, ठीक है ना, GSLV वगैरह है, और कौन कौन से GPS वगैरह के बारे
हैं जो आज नहीं आए हैं, हो सकता है परीक्षा कारणों से नहीं आए होंगे। तो जो हमने चर्चा किया था कुछ इस तरह से था कि हाँ, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह आगे बात आएगी इसकी। ये आपका जो है इसके अलग है थोड़ा सा मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स वगैरह में है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार आप लोगों को जब जोड़ दूंगा। आप लोग एक काम करें, एक इसी लिस्ट पे अभी सब जितने लोग हैं ऑलरेडी हमसे जो जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं हमसे वो लोग इस तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ सीमित समय में आपको बहुत सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है, तो हम लोग इस पे जो जुड़े रहेंगे तो शेयर कर सकते हैं ना। आप लोगों से सिलेबस शेयर कर दिया, कुछ नोट्स शेयर कर दिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने से तो समय की यहाँ बचत होगी और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी भी रख सकते हैं बहुत सारे मैटर्स में, ठीक है ना। तो ये सब देखना है। तो आज हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग लिखना चाहें और लिखें इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस हेडिंग डाल दीजिएगा, डिफेंस डिफेंस। इसके बाद लिखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग एक जब लिखे रहेंगे तो कुछ चीज़ें हम लोग अपने आप से भी सर्च कर सकते हैं और उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखे डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद है मिसाइल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन, मिसाइल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन, मिसाइल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिखने में भाई, जिसको किसी प्रॉब्लम नहीं बताएगा मैं लिखूंगा। ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप, प्रकार उनके मिसाइल जो है उनके क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं उनके टाइप प्रकार। ऑन दी बेसिस ऑफ रेंज, ठीक है ना, उनकी परास क्या है, रेंज से मतलब है मारक दूरी, मारक क्षमता, ठीक है ना। ऑन दी बेसिस ऑफ रेंज, on the basis of propulsion system, propulsion system। तो अभी तक हम लोग इतना ही देखेंगे, या और आगे लिखना चाहे लिख लीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी में कुछ और चीजें लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। इसमें है IGMDP, 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 क्लियर हो रहा है सबको, कैरेक्टर क्लियर हो रहा है ना। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे पटना, PATNA, पटना, PATNA। दी मिसाइल साथ इंटीग्रेटेड मिसाइल क्या है, पटना से पृथ्वी
पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश। ये है पटना। शॉर्ट मतलब नेम अगर कहा जाए तो these missiles are ICBM missiles, integrated guided missiles. Development program इसके अलावा है सौर्य मिसाइल, सौर्य मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, अस्त्र अस्त्र मिसाइल, धनुष, प्रहार और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस को आप जानते हैं संयुक्त रूप से रूस और भारत का यह क्या है, एक मिसाइल सिस्टम है जो कि भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को नदी से इसका नाम दिया गया, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी, ठीक है ना। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। फ्रिगेट्स FRIGATES है ना। फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स frigate, destroyers and aircraft carriers, AWACS, या AWACS भी बोलते हैं, AWACS AWACS कहिए, AWACS। इसके बाद है अगली, मतलब नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, उसी में नहीं, इससे अलग अलग सभी टॉपिक्स हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट LIGHT, लाइट का हल्की कॉम्बैट का एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हल्की जो एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के सीमा के अंदर घुस के और उनको नुकसान पहुंचा सकते, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव ले जाने के काम उस टाइम पे। उसके बाद है UAV, इसकी हम लोगों ने आप लोगों को जिक्र किया था, UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, UAV, ठीक है ना। UAV। अच्छा, एक चीज और है, इन शब्दावलियों को बताने का मेरा उद्देश्य भी यह है कि इन शब्दावलियों से हम तो परिचित आप लोग से कराएंगे ही, ये क्या है, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, इनके तमाम तरह की बातें के बारे में बताएंगे, लेकिन इन शब्दावलियों से संबंधित करंट में बहुत सारे न्यूज भी आ रहे हैं, तो मैं उन न्यूज का आपको सोर्स बताऊंगा, और सोर्स के साथ साथ क्या करेंगे कि उनको नोट करेंगे, और नोट डाउन करके आप ग्रुप में भी शेयर करेंगे।
इससे हर कोई इससे लाभान्वित होगा कि मान लीजिए कि HAL ने लाइट जो है एयरक्राफ्ट बनाया, तो उसका क्या नाम रखा, कोई नया नाम होगा उसका। तो इस तरह से हम क्या हो सकते हैं कि करंट के न्यूज से भी अपडेट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके बाद स्टील टेक्नोलॉजी है। स्टील बॉम्बर होता है, स्टील बॉम्बर मतलब बॉम्बिंग करने, बम्बार्ड करने की स्टील टेक्नोलॉजी। स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील टेक्नोलॉजी। इसके बाद है केमिकल वेपन, केमिकल वेपन। हाँ, इसके बाद है केमिकल वेपन, हथियार का एक प्रकार ये भी था। केमिकल वेपन, हथियार, केमिकल वेपन, केमिकल वेपन। इसके बाद है सबमरीन, 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 इंडियन सबमरीन एंड नेवल शिप्स, इंडियन सबमरीन एंड नेवल शिप्स, इंडियन सबमरीन एंड नेवल शिप्स, ठीक है। लगभग आप समझ लीजिए कि 20 से 25 नंबर में ये सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट में और आपका जो बेस है, पूरा बेस नॉलेज पूरा एक पूछता है, तो 20 से 25 नंबर में। तो हम पूरा ये प्रयास करेंगे कि आपका साइंस एंड टेक और जितने भी करंट से रिलेटेड सारी चीजें, एक्चुअली होता क्या है ना कि जितना न्यूज में आपके आ रहे हैं तमाम नई नई टेक्नोलॉजी, अच्छा प्रतिस्पर्धा के युग में, प्रतिस्पर्धी युग में एक शब्द है डिटरेंस, डिटरेंस जिसको कहते हैं भयावह। और डिटरेंस की जो पॉलिसी है हर कोई अपना रहा है इसको, भयावह। भयावह वह शब्द है जो एक देश दूसरे देश के प्रति अपनाता है। मतलब हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा डेवलप कर लें, इतना हम विकसित हो जाए, उसमें हमारे पास इतने यौद्धिक हथियार हो जाए, वेपन्स ऐसे हो जाए, आर्मामेंट हो जाए हमारे पास, मिलिट्री, हमारे पास इतनी मिलिट्री पावर्स बढ़ जाए कि हम दूसरे देश के ऊपर अपने प्रेशर बना के रखें, मतलब वो देश हमसे दब के रहे, हमारे नीचे रहे। तो इसी तकनीक को, इसी नीति को क्या कहते हैं, भयादोहन। ये जो शब्द है भयादोहन। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग को याद है, मैंने बताया था आप लोगों को कि स्लाइसिंग, कौन सा, सलामी स्लाइसिंग, बताइए भाई। और आपके अलावा और कितने लोगों को याद है सलामी स्लाइसिंग? आया था नहीं, परीक्षाओं में आया था ये सलामी स्लाइसिंग। कितने लोगों को पता है, पुराने लोगों को बताइए सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग आजकल लगभग हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए अपना रहा है। जी सर। और अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए तो चाइना नेपाल के साथ, इंडिया के साथ, कहीं बांग्लादेश इंडिया के साथ, चाइना इंडिया के साथ, ये क्या है सलामी स्लाइसिंग। ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग शायद इसको सुनते तो है नहीं, और फिर नहीं सुने रहेंगे तो फिर कहीं कहीं हम लोग धोखा खाते हैं फिर परीक्षा में। तो इसे सलामी स्लाइसिंग क्या है कि एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी जिसके तहत स्लाइसिंग क्या है, स्लाइड करना, स्लाइसिंग काटना,
कुतरना, स्लाइसिंग मीन्स कुतरना। सलामी स्लाइसिंग वह शब्द है, सलामी स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, सिंग नहीं है, सिंग, स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग। जैसे भारत के प्रति जो है जो पॉलिसी अपना रहा है चाइना, मैं डायरेक्ट एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, ये धीरे धीरे करके आपके कंट्री में, आपके बॉर्डर एरिया में धीरे धीरे क्या कर रहा है, घुसता है चाइना। ज्यादा नहीं, एकाएक बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 करके, और थोड़ा थोड़ा करके इससे क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, धीरे धीरे उतरना। जैसे तीस्ता नदी जल विवाद रहा बांग्लादेश से भारत का, और तरह तरह के जो विवाद रहे, काली नदी का विवाद रहा जिससे नेपाल से भारत का, ठीक है। आने वाली तमाम प्राकृतिक आपदाएं क्या कर रही है, जो भौगोलिक स्थिति को बदल भी दे रही है। भाई कहीं कहीं ग्लेशियर पिघल जा रहा है, कहीं कहीं कुछ ऐसी हुआ हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग खिसकना, जो लैंड की जो पहाड़ों की जो खिसकना जो हो रहा है पहाड़ों का, तो क्या कह रहे हैं कि नहीं ये पहाड़ी तो नीचे थी, आगे वाली पहाड़ी, ऊंची वाली पहाड़ी हमारी वहां तक। तो ये वाली विवाद भी कहीं कहीं भौगोलिक कारण भी बन रहा है, इस्लामी स्लाइसिंग का उत्पत्ति होने का कारण। आप लोगों को इसी शब्दावली के ऊपर, सलामी स्लाइसिंग के ऊपर मेंस में टिप्पणी भी आ सकता है आप लोगों के लिए, भाई सलामी स्लाइसिंग क्या है, और आप उसके उदाहरण भी दीजिए, या सलामी स्लाइसिंग एक दे के और 4 ऑप्शन दे देगा सलामी स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोगों को देखना है। खैर हम भटक गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे, चलिए खैर ये आर्मामेंट से और इससे रिलेटेड थी, तो मैंने उस पर चर्चा कर दिया। इसके बाद है कमीशन। सब कमीशन, कमीशन मीन्स कमीशन में जो चीजें हैं, कमीशन में कौन कौन से पोस्ट किस वाइज, कौन कौन से वाइज हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, बस इतना ही है तत्काल में। तो हम लोग जो है सबसे पहले शुरू करेंगे डिफेंस स्ट्रक्चर की। हम लोग बात करते हैं डिफेंस स्ट्रक्चर में आपका क्या है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यही 3 सेनाएं आपके पास हैं। क्यों भाई, जी सर, 3 सेनाएं आपके पास हैं डिफेंस स्ट्रक्चर में, थल सेना, नौसेना और वायु। डिफेंस स्ट्रक्चर, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। ठीक है, इसमें भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन भी ऐसे बने हैं कि एडमिरल, अब आप देखिए समझिए इस चीज से कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स के बारे में अगर मान लीजिए पूछा जाता है तो फला व्यक्ति किससे संबंधित है, कौन सी सेना से संबंधित है, मतलब आप समझिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल हमें करना है। अगर वो पूछता है एडमिरल फला किससे, कौन सी सेना से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, जहां एडमिरल हम लगा रहे हैं वो किससे संबंधित होगा भाई, नौसेना, ठीक है ना। कुछ और चीजें लगाए जा रहे हैं, जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा, चर्चा उसका मैं करूंगा। तो इस तरह से जो है हमें जरूरत भी होती है कि हमें उनके पदनाम से भी संबंधित, जो उनके डेजिग्नेशन उससे संबंधित भी चीजें हम लोग ध्यान में रखें, ठीक है ना। लिखे आप लोग थोड़ा सा, रक्षा क्षेत्र की सबसे शीर्ष संस्था, रक्षा क्षेत्र की सबसे शीर्ष संस्था डीआरडीओ, डीआरडीओ संस्था, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लिख सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ठीक है। इसके बाद है स्पेस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी संस्था किसकी? भारत की, ठीक है ना, भारत के बारे में बात हो रही है। सबसे बड़ी संस्था इसरो, ISRO, स्पेस में ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी क्या हिस्ट्री रही, कब ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुआ, कोई बता पाएगा कब इस्टेब्लिश हुआ भाई? क्या इसरो 15 अगस्त 1969, जी 15 अगस्त 1969, 69, ठीक है 15 अगस्त। तो ये पूरी तरह से जाके इस्टेब्लिश हो गया 69। इसके बाद है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी संस्था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी संस्था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा, डॉक्टर भूमि जहांगीर भाभा के नाम पे भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, इसको बोलते हैं बार्क के नाम से, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में BARC, बार्क, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत कि कहाँ है ये, कहाँ पे इस्टेब्लिश है और कब इसको जो है इस्टेब्लिश मतलब किया गया, ठीक है ना, कब अस्तित्व में आया, इसके पीछे भी कितने लोगों की मतलब उसमें है, क्या क्या भूमिकाएं हैं इसको इस्टेब्लिश करने की, ठीक है ना। तो इन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए हेडिंग डाल के DRDO के बारे में हम थोड़ा सा समझे, DRDO के बारे में। DRDO, इसको इस्टेब्लिश ईयर लिख दीजिए, स्थापना वर्ष 1958, स्थापना वर्ष है 1958। हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और कोई बता सकता है कि चेयरमैन इसके कौन है अभी मौके पे? समीर बी कामत के बाद कोई अभी और आया है या अभी वही है? क्यों भाई, किसी को आइडिया है? भाई इधर लगभग 1 महीने से अपडेट नहीं, ठीक है ना। अब इसको इसका स्थान को छोड़ दीजिएगा क्योंकि कंफर्म इसको बताना है। अच्छा, इनके बारे में भी जान लीजिए, जो DRDO के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, रक्षा सलाहकार के रूप में होते हैं। प्रधानमंत्री के जो रक्षा सलाहकार, नीचे आपको लिखेंगे, मेंशन करेंगे उसको, DRDO के जो चेयरमैन हैं, DRDO के चेयरमैन वो प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार होते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि DRDO क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करता है, ठीक है ना। जैसे हम बहुत चीज़ों को जानते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। अच्छा, मेक इन इंडिया से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है ना। मेक इन इंडिया के तहत कौन कौन से जो है टेक्नोलॉजी अपने यहाँ विकसित की गई, कौन कौन से अपने आयुध सामग्रियाँ कौन कौन सी बनी, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे मिसाइल, इसमें भी लिखना चाहे हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, बस ये है कि नॉलेज में आपको होना चाहिए।
इंजन, इंजन, इंजन या इंजन दोनों लिख सकते हैं। इंजन, ड्रोन, ड्रोन, रडार, RADAR, रडार, बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार, सॉरी जैविक हथियार, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स जिसको आप जैविक हथियार भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स। इसके बाद है एयरक्राफ्ट, 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 ये सभी कौन बनाता है? DRDO बनाता है, ठीक है। इस तरह की चीजें DRDO बनाती है। और अगर अपडेटेड है, लगभग हम लोग ज़्यादा अपडेटेड हैं, तो 53 अनुसंधान प्रयोगशालाएं इनकी हैं, 53 पूरे देश में 53 अनुसंधान प्रयोगशालाएं इनकी हैं पूरे देश में। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा एक चीज किया करेंगे, जो थल सेना का जो हेडक्वार्टर्स है, थल सेना के हेडक्वार्टर्स के बारे में आप लोगों ने लिखा था पिछले वर्ष, तो आप लोगों ने जाना था। फिर हम लोग इसकी चर्चा आज भी करेंगे इस बार भी। थल सेना के जो हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे हमारे जो सीडीएस हैं प्रोजेक्ट में, उनका नाम होता है और उनका क्वार्टर होता है। हेडक्वार्टर कौन से हेडक्वार्टर? सर वो उत्तर पूर्वी लखनऊ के हेडक्वार्टर से है। लखनऊ से है। और कुछ नाम का मध्य कमांड है, उत्तर पूर्वी नहीं है सर। लखनऊ जो है मध्य, वही लखनऊ से, लखनऊ एरिया से वो है। हाँ। नाम कौन चौधरी है? सर बता रहे आप सब बोलते जा रहे हो क्या? सब आपको बोलते जा रहे हैं। अनिल कुमार चौधरी सर। अनिल कुमार चौधरी जो कि सीडीएस है और मध्य कमांड से संबंधित है। अनिल कुमार चौहान, ठीक है ना। चौहान, चौधरी नहीं चौहान, ठीक है। बैही है, नाम में क्या रखा है, काम से तो आप लोग इस तरह से बना ले, इसका डायग्राम में बना ले। इसमें मध्य कमांड जिसको आप लिखेंगे लखनऊ, और जितने भी इसके और भी कमांड्स हैं। अब आप लोग देखिए इसको, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे। कंफ्यूज कहाँ होंगे? जैसे ठीक पूरब में आप डाल दीजिए कोलकाता, ठीक पूरब में मतलब कोलकाता, ये कौन सा एक दिशा है? कोलकाता पूरब में होगा ना, कोलकाता, कोलकाता। इसके बाद है पूर्व, लिख दीजिएगा पूर्व दिशा, पूर्व कमांड या पूर्वी कमांड कोलकाता। पश्चिमी कमांड है आपका शिमला, शिमला पश्चिमी कमांड, शिमला। दक्षिणी कमांड उधमपुर, सॉरी उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड। और दक्षिणी कमांड है पुणे, महाराष्ट्र में है पुणे, दक्षिणी कमांड पुणे, महाराष्ट्र, दक्षिणी में पुणे, महाराष्ट्र। अब एक कमांड आपको ऐसा मिलेगा, अब आप ये सोच रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे नहीं सोच रहे? सर पश्चिम का शिमला है, पश्चिम का सर शिमला है। हाँ पश्चिमी का शिमला है। अगर नहीं सोच रहे तो सोचिए, क्यों भाई सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचिए, आप लोग सोचिए। दक्षिणी में अब आप लोग सोच रहे हो इस तरह से डिवाइड
डिवाइड तो कर दिया, पूरब में दे दिया इधर किसको, कोलकाता को दे दिया। उत्तर में भी ठीक है लगभग उधर, हाँ ठीक है। दक्षिण में पूरे महाराष्ट्र को लगभग पश्चिम में होना चाहिए, इधर पश्चिम दक्षिण दिए हुए ना, लेकिन है वही, ठीक है ना। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इसको बड़े ठीक से इसको दक्षिण पश्चिम में आप लोग डाल दीजिए जैन, दक्षिण पश्चिम कमांड जैन, दक्षिण पश्चिम कमांड जैन, दक्षिण पश्चिम जैन। ठीक है ना। तो वो कितने कमांड हो गए भाई, 5 6 कमांड जो है 6 कमांड है। इन 6 कमांड में आपसे क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं कि पूर्वी कमांड का शहर मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा कि नहीं, बताया गया था पिछली बार, वो सब उतर गया था दिमाग में, क्यों भूल गए, ऐसा था, भूल गए। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को याद है क्या सर ये सभी 6 कमांड? 6 नहीं याद, 6 याद करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मान लीजिए 5 पढ़े हुए और 1 भूल गए और वही कुछ भी किया, हमारे 5 पढ़ेंगे बेकार हो जाएगा ना। जब ईमानदारी से आप पढ़िए तो सब 70% ही पढ़िए, लेकिन ठीक से पढ़िए, उसमें कुछ रह न जाए। और एक चीज और स्ट्रेटजी पढ़ने की जो है, कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़िए आप लोग, व्हाट मैन वेयर वर्क बोलते हैं, वर्क और वर्क, इनको अगर 4 बातों को लेकर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपका मुझे लगता है संबंधित टॉपिक से कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरा नहीं है। इन 4 बातों को लेकर अगर आप कोई भी टॉपिक अगर आप उठाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ और शेष रह ही नहीं जाएगा भाई। व्हाट से मतलब यह है कि क्या चीज है, कौन सी क्रिया के नाम है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कब स्टैब्लिश हुआ, क्यों, इसका रीजन भी तो पूछेगा ना, रीजन भी तो बताएगा कि इसकी जरूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी, क्यों के बारे में भाई मैंने दिया है, और वेयर कहाँ हुई, शुरुआत इसकी कहाँ हुई। तो ये 4 चीजें आप कभी भी कुछ भी है, 4 चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से उम्मीद है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चीफ आर्म्ड स्टाफ, मतलब ये जो है बढ़ते क्रम में इनके पद के बढ़ते क्रम में, लिख लीजिए हेडिंग, पद के बढ़ते क्रम में पहले पद के बढ़ते क्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये सब आप लोग बिल्कुल जरूर पढ़िए, इसको याद रखिए। लेफ्टिनेंट, पहले लेफ्टिनेंट इसके बाद कैप्टन, बढ़ते क्रम में है, यहां सबसे छोटे लेवल का किसको दिया गया है, इसको लेफ्टिनेंट। उससे बड़ा ऊंचा पद क्या है, किसका है, कैप्टन का, नोट करिएगा कैप्टन। उससे ऊंचा पद, एरो लगाते हुए जाइएगा, एरो लगा दीजिएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ऐसे ऊपर नीचे भी। फिर मेजर, इसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल, इंग्लिश में कोलोनल टाइप का लिखते हैं, COLONEL। और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इसके बाद ब्रिगेडियर, इसके बाद मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल,
लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद जनरल, उसके बाद जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल, और फिर फील्ड मार्शल हुआ करते थे उस समय। फील्ड मार्शल जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, जनरल के बाद फील्ड मार्शल उस समय हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं फील्ड मार्शल का पूरा जो रूप है, पूरा जो जगह है, किसने ले लिया है? सीडीएस ने ले लिया है, चीफ डिफेंस स्टाफ। आप उसमें ब्रैकेट में सीडीएस ही आप लोग लिख सकते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ। और भारत के जो सबसे पहले क्या थे फील्ड मार्शल जो थे, वो जनरल सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये भी लिख लीजिए कि इंफॉर्मेशन, सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ जो सबसे प्रथम जो फील्ड मार्शल हुआ करते थे, सबसे प्रथम जो भारत के थे, वो सैम मानेकशॉ। ठीक है ना? बढ़ते क्रम में है, ये लिखा हुआ है आपका, ये बढ़ते क्रम में। और इनके आप लोगों के होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं कि आप लोग गूगल से या किसी भी टाइप से आप इनको अपडेट होइएगा कि प्रेजेंट में से सीडीएस कौन है, कौन से कमांड से रिलेटेड है, फिर एडमिरल कौन है, ठीक है ना? एडमिरल के अलावा फिर जनरल वगैरह कौन है, ठीक है? जैसे मनोज पांडे इसके पहले थे, ठीक है? अभी कौन है, मौके पे सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, अपडेट होइएगा। नहीं होंगे तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। और वायुसेना में अगर देखा जाए तो चीफ एयर स्टाफ होते हैं, कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है ना? तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और सीडीएस की जो लिखिए, उसमें आगे हेडिंग लिखिए सीडीएस। सीडीएस जो है, सीडीएस या सीडीएस के बारे में करके लिखिए। सीडीएस क्या है? सीडीएस जो है तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन को या कोऑर्डिनेशन क्या आपसी मतलब उसको सामंजस्य को बैठाने के लिए या मजबूत करने के लिए, तीनों सेनाओं में आपसी सामंजस्य को मजबूत करने के लिए सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस 31 दिसंबर 2019 को 31 दिसंबर 2019 को कैबिनेट समिति ने सुरक्षा मामले को देखते हुए इनका गठन किया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जो इसके प्रथम जो सीडीएस रहे, कौन रहे? बिपिन रावत, जिनकी जो दुर्घटना हुई, इसमें वायुयान जो दुर्घटना हुई वो कुन्नूर में हुई। कुन्नूर, ये सब भी लिख लीजिए। कुन्नूर में इनकी वायु मार्ग दुर्घटना में ये शहीद हो गए, कुन्नूर में। उसके बाद बिपिन रावत के बाद ही सेकंड जो सीडीएस है, कौन है? जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान।
2.5-3 लाख क्या 2.5 लाख क्या। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे और कुछ कालक्रम के अनुसार आगे जो है 1947 से 2023 की बात अगर किया जाए तो आप लोग थोड़ा सा लिखें इसमें 1947 से 2023 के डिफेंस तकनीक के विकास में 1947 से 2023 डिफेंस तकनीक के डिफेंस मतलब रक्षा तकनीक के विकास के क्रम में, कुछ इस तरह से हेडिंग, रक्षा तकनीक के विकास के क्रम में। और मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हम लोग समझते चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, आप समझिएगा सुनिएगा सर, के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का 1948 में जो है क्या हुआ, गठन हुआ। किसका? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एईसी का जो गठन हुआ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन हुआ। और कब हुआ? 1948 में, ठीक है ना। चलिए लिखिए 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 रहिए, उसको बताते रहेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, लिख लीजिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी, इसको शॉर्ट में एईसी भी बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी 1948 में गठित की गई, 1948 में गठित की गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भाभा ही थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भाभा ही थे। डॉक्टर भाभा ही थे जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो कि परमाणु वैज्ञानिक अथवा न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, परमाणु वैज्ञानिक। इसी के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लाई गई। इसी के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लाई गई और पहली विज्ञान नीति, डेट के नीचे जो है आपको अंडरलाइन करते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली विज्ञान नीति 1958 में लाई गई। पहली विज्ञान नीति 1958 में लाई गई और इसी समय डीआरडीओ का क्या हुआ, गठन किया गया या स्थापना की गई। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए स्थापना होगा ना, पद तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए स्थापना कहा जाएगा, स्थापना की गई। इसी समय डीआरडीओ की स्थापना की गई। और कालक्रम अगर देखा जाए कालक्रम के अनुसार इसी क्रम में भारत पर 1962 में चाइना ने, चीन ने 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, भारत पर हमला कर दिया। तत्पश्चात पाकिस्तान के द्वारा हमला लगातार 1965 और 71 में, 1965 और 71 में, 1971 में पाकिस्तान के द्वारा, तत्पश्चात पाकिस्तान के द्वारा 1965 और 1971 में, 1965 और 1971 में हमला किया गया, हमला किया गया। और एक चीज और आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे जो कारगिल समिति के
समीक्षा रिपोर्ट जब 1999 में जब युद्ध हुआ, कारगिल वार जो हुआ, तो उसका जो समीक्षा रिपोर्ट जो हुआ, आपको के जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, यही जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्हीं के फादर कौन थे? सुब्रमण्यम, ठीक है ना, जो है सुब्रमण्यम के सुब्रमण्यम को ही कारगिल युद्ध समीक्षा का जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जो इन्होंने पूरी युद्ध की जो समीक्षा का जो पेश किया, क्या समीक्षा को पेश किया। और यहाँ मजे की बात तो यह है कि जो सीडीएस की हमको आवश्यकता पड़ी उस एनडीए की गवर्नमेंट को, वो उसी समय उसकी प्रस्ताव उसमें पास करने के लिए उन्होंने पेश किए, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से क्या था कि इसको रोक दिया गया। इनके समीक्षा के आधार के बाद ही के सुब्रमण्यम के, अच्छा उसमें समीक्षा में क्या था कि होने वाले युद्ध, जैसे देखिए चाइना से तो युद्ध हमने हारे थे, लेकिन कहीं न कहीं विषम परिस्थितियों में भारत से हमने युद्ध जीते थे। विषम परिस्थितियों में बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन वो तो हमारे आर्म फोर्स की इतनी मतलब कहिए कि पेशेंस और तमाम चीजें उनकी जो है रही कि अभावग्रस्त होने के बाद भी हमने युद्ध उनसे जीते, क्योंकि वो भारत के छोटे भाई के तौर पे ही था। वो कहीं कहीं भारत से अल्प विकसित रूप में ही था, जीते। तो जो इन्होंने कारगिल समीक्षा जो इन्होंने किया कारगिल वार का, तमाम कमियों को भी इन्होंने उसमें उजागर किया कि एक दूसरे का कोऑपरेशन न होना, सहयोगात्मक रवैया न होना, एक दूसरे के प्रति जो जवाबदेही की जो कमी, जैसे उसमें क्या था कि अपने से बड़े स्तर के जो अफसर थे उनकी बात छोटे अफसरों को नजरअंदाज करना, और डिफेंस स्टाफ में, डिफेंस क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में 3 अलग अलग सेनाएं जिसमें एक दूसरे की पूरक के रूप में ही होती हैं। कभी एडमिरल लेवल का जो पद था, अपने को सर्वोच्च मानने के चक्कर में क्या होता था कि दूसरे की बातों को अवॉइड करते थे, दूसरों की बातों को, दूसरे के आदेश को ये क्या करते थे, नजरअंदाज करते थे। तो इसलिए इनके जो तादाद में थे, जो तालमेल थे, सही बैठ नहीं पाते थे। इसी को लेकर इन्होंने के सुब्रमण्यम को जो उसकी जो बनाई गई, जो इन्होंने कमेटी में जो ये मेंबर थे, समीक्षा कमेटी के जो अध्यक्ष थे, इन्होंने इस चीज के पद को जो है उचित समझा कि इस तरह के पद का भी जो है गठन किया जाना चाहिए। लेकिन संयोग से ये जो पद था, ये जाते जाते काफी समय के बाद जो है इसका गठन हुआ, और 1919 में जाके गठन इसका हुआ। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को देखने के साथ ही बंद कर दीजिए।